हेलो एवरीवन। और इस बार जो है क्लास 12th का जो लेक्चर है उसका ये 7वां पार्ट है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में हम लोग आए थे क्लास 12th में और उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर के दो हिस्से हैं, एक तो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और दूसरा कैपेसिटेंस के बारे में। तो एक हिस्सा तो हम लोग खत्म कर चुके हैं पोटेंशियल के बारे में। अब हमारा जो हिस्सा शुरू हुआ है वो कौन सा, कैपेसिटेंस के बारे में। तो पिछले ही लेक्चर में मैंने बताया था कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या होता है कि किसी कंडक्टर पे आप जितना भी चार्ज दोगे उससे उसकी पोटेंशियल क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और उसीलिए Q और V में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो Q बराबर क्या हो जाता है, CV, जहां C को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, तो ये हो जाता है Q बाई V। अब हमने आपको बताया था कि इसकी यूनिट होती है कूलम पर वोल्ट कह लो, OR या फैरेड। लेकिन फैरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है, जनरली ये कम में मिलता है, इसलिए हम इसे जनरली माइक्रो फैरेड, मिली फैरेड ये यूज होगा। वैसे यूनिट तो इसकी फैरेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ऐसा ही यूनिट लिखना हो तो फैरेड ही लिखोगे। तो वो तो बात हो गई। फिर मैंने क्या आपको बताया था लास्ट जाते जाते, हमने ये बताया था कि एक्चुअली किस अर्थ जस्ट नहीं, एक और टॉपिक हमने आपको बताई थी, स्फेरिकल कंडक्टर जो है उसका हमने जो आपको कैपेसिटेंस निकाला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया था, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। हाँ, मेन बात क्या थी, मेन बात ये थी कि सर पहली बात तो ये मेन थी कि जैसे एक रेजिस्टेंस जो होता है, यहां लिख दू, रेजिस्टेंस ना वोल्टेज पे डिपेंड करता ना करंट पे। ठीक वैसे ही, ठीक है, ठीक वैसे ही आपका थोड़ा क्या, ठीक है, ठीक वैसे ही आपका रेजिस्टेंस जैसे आपका वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता, कैपेसिटेंस भी Q और V पे डिपेंड नहीं करता। तो किस चीजों पे डिपेंड करता है, तो डायमेंशन पे डिपेंड करता है। यहां तक लेक्चर हमारा चला था, डायमेंशन पे होता है, लेंथ पे, एरिया पे, बाकी चीजों पे डिपेंड करता है, नियरेस्ट आसपास क्या है सिचुएशन उस पर डिपेंड करता है। तो लास्ट टाइम हमने फिर ये कहा आपसे कि सर देख चलो एक स्फेरिकल का निकालते हैं, तो ये निकल के आया। तो फिर मैंने कहा था कि अर्थ इतना बड़ा भी आप ले लोगे ना तो उसका जो कैपेसिटेंस आएगा 711 माइक्रो फैरेड ही आएगा। ठीक है, कुछ बात, अर्थ इतना बड़ा भी आप ले लोगे तो आपको जो कैपेसिटेंस है इतना ही मिलेगा। हमें ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए। अब उसी ज्यादा कैपेसिटेंस के लिए हमारा जो नया वर्ड यूज हुआ था जो लास्ट टाइम जाते जाते, वो था कैपेसिटर। हमने बताया था कि एक्चुअली में कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर जो है एक अरेंजमेंट है। क्या है, अरेंजमेंट है। वो ऐसा अरेंजमेंट है कि वो किसी कंडक्टर के कैपेसिटेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अब कैसे बढ़ाता है, क्या करता है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आइए इधर देखिए, ये बात तो सही है कि कैपेसिटेंस जो C है वो Q और V पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन अगर कोई ऐसी टेक्निक अप्लाई की जाए कि V घटे, V क्या हो, घटे, और Q चेंज ना हो, डज नॉट चेंज, ये थोड़ी स्पेशल टेक्निक है। Q चेंज ना हो और V क्या हो जाए, घट जाए, तो V के घट जाने से कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा। उस हालत में Q और V पे डिपेंड तो करता नहीं, लेकिन ऐसा कोई टेक्निक आप अप्लाई करें कि एक्चुअली ऐसे नॉर्मल में क्या होगा कि आप V घटाएंगे तो Q भी घट जाएगा, ताकि रेशियो क्या हो, बराबर है। लेकिन ऐसा कोई आप सिचुएशन क्रिएट करें कि V घट जाए, Q ना घटे, तो C क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसी के लिए हमने एक कंडक्टर की बजाय दो कंडक्टर लिया। क्या लिया, दो कंडक्टर। एक्चुअली हुआ ये, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि आपके पॉजिटिव चार्ज आपने खूब ज्यादा इसके प्लेट पर रख दिया। मैं थोड़ी सी स्टोरी टाइप बता दे रहा हूं आपको कि आपको क्या किया, पॉजिटिव प्लेट दे दिया। अब ये पॉजिटिव प्लेट जब आप इसके पास ले गए तो इसने क्या कर दिया, निगेटिव लेता आया। ये क्यों करेगा पता है, इंडक्शन याद है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से सारा निगेटिव एक तरफ खींच लेगा, तो उधर क्या फील हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब ये जो आपका जो ये प्लेट है, इसका जो पहले पोटेंशियल था उससे पोटेंशियल कम हो जाता है। किसकी वजह से, इस नेगेटिव प्लेट की वजह से, जिसकी वजह से पोटेंशियल कम होने की वजह से इस प्लेट का चार्ज उतना ही रहते हुए जब पोटेंशियल कम हो जाता है तो कैपेसिटेंस क्या होता है, C इंक्रीज कर जाता है। अब जो इसमें कैपेसिटेंस इस जो प्लेट में जो कम करने की बात है, इसका जो पोटेंशियल कम कर रहा है वो सिर्फ कर रहा है नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट नहीं। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं कि पॉजिटिव प्लेट भी ना रहे, सिर्फ क्या रहेगा, नेगेटिव प्लेट। और उसके लिए हम इसे अर्थिंग दे देते हैं। किससे जोड़ देते हैं,
अर्थिंग, ग्राउंड से इसे हम जोड़ देते हैं। ग्राउंड से जोड़ते हैं तो देखो अर्थ का पोटेंशियल हम लोग 0 मानते हैं, उससे जितना चार्ज चाहे दे दे चाहे ले ले, तो हम ये मानते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए और इन सबको क्या कर दिया, वेनिश कर दिया। तो अर्थिंग करने के बाद जो हमारी जो सिचुएशन दिखाई दी वो सिचुएशन कुछ इस तरह की है, ठीक है, देखते जाइएगा आप ध्यान से। ये सिचुएशन कुछ इस तरह की है, हमने अर्थिंग कर दी, ग्राउंड कर दी, यहां से ये ग्राउंड हो गया, तो इधर निगेटिव और एक तरफ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। जितना इधर निगेटिव पॉजिटिव हो उतना ही उधर क्या है, नेगेटिव है। और ये याद रहे, ये लाइन नहीं है, ये प्लेट है। क्या है, प्लेट, यानी कहने का मतलब कि जस्ट लाइक ऐसे कॉपी आप समझ लो। अब प्लेट तो बना नहीं सकते इसलिए 3D, ये है, ये लाइन नहीं है, ये एक ऐसी शीट है। अब इस शीट पे पॉजिटिव है, उस शीट पे क्या है, निगेटिव है। और इस अरेंजमेंट से पोटेंशियल काफी हद तक घट जाता है और कैपेसिटेंस क्या होता है, काफी हद तक बढ़ जाता है। सेम चार्ज रहते हुए पोटेंशियल घट जाता है तो सी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। और इसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, इसी अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर कहते हैं। इतना ही जानो, इससे ज्यादा जानने की कोई बहुत जरूरत नहीं है। बाकी कहानी तो बहुत कुछ है इसमें, कहां से क्यों आया चार्ज, बहुत कुछ कहा जा सकता है, बट वो सारी चीजें छोड़ो। बस ये सोचो कि एक पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट को इस तरह से अरेंजमेंट कर देते हैं तो उससे उसका जो पोटेंशियल है डिक्रीज करके सेम चार्ज पे कैपेसिटेंस काफी हद तक इंक्रीज कर जाता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, ये सिचुएशन क्रिएट कराते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं, इस तरह की सिचुएशन को जनरेट करने के लिए। और कैपेसिटर भी कई तरह का होता है। यहां जो कैपेसिटर है, एक प्लेट ऐसे है, एक प्लेट ऐसे है, इसलिए इसका कैपेसिटर का नाम ही पड़ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का क्या नाम है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब देखिए इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में आपको हमने बताया, जो कुछ बताया कि इसका भी घट जाता है सेम चार्ज रहते हुए। तो अब इसकी थोड़ी कैपेसिटेंस डिफाइन कर ली जाए। क्या कर ली जाए, कैपेसिटेंस डिफाइन कर ली जाए। आइए मैं आपको बताता हूँ कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करते हैं। पहले भी तो आपने Q बाई V पढ़ा था, डिफाइन किया था। नॉर्मल कंडक्टर को जब आपने Q दिया था तो भी आपने कहा था कि उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाई V होता है, ठीक है, जहां भी उसका पोटेंशियल इंक्रीज होने से हो। इस समय कैपेसिटर पे भी Q बाई V ही होती है, वही चीज है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चाहे आपके नॉर्मल किसी मेटल का या किसी कंडक्टिंग मटेरियल का कैपेसिटेंस, दोनों से डेफिनेशन लगभग सेम ही है, एक जैसी है। थोड़े से का अंतर हम कर देते हैं। क्या अंतर करते हैं हम आपको बताते हैं। यहां जो है, यहां आपने लिखा है कंडक्टर का कि C इक्वल टू Q बाई V। इस C इक्वल टू Q बाई V में जो Q है वो दिया गया चार्ज है और V क्या है, इंक्रीजिंग पोटेंशियल है। और यहां पर कैपेसिटर की बात अगर कर ले तो कैपेसिटर के अंदर जो ये Q होता है, ये Q जो है दिया गया नहीं यूज करते हैं, क्योंकि नेट चार्ज जो है इस पे 0 होता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये प्लेट इतनी दूरी पे नहीं होती, पहली बात तो बता दो, बहुत कम दूरी पे होते हैं। तो इनका जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। नेट चार्ज 0 होने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर पे चार्ज होता नहीं है। तो हम कहते हैं क्या है कि चार्ज ट्रांसफर टू द वन प्लेट टू द अनदर प्लेट। क्यों, क्या रिप्रेजेंट करता है, वहां नॉर्मल कंडक्टर के लिए हम क्या बोल रहे हैं, Q इज द चार्ज टू गिवन द कंडक्टर। और यहां कैपेसिटर के लिए क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कैपेसिटर के लिए चार्ज ट्रांसफर टू फ्रॉम वन प्लेट टू द अनदर प्लेट। और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो आपका जो है ये Q की बाकी सारी चीजें वही है, कूलाम पर वोल्ट, यूनिट भी आपका फैरेड होती है, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा फैरेड नहीं हो पाती, ऐसा नहीं कि बढ़ के आपका 10 फैरेड 20 फैरेड आगे, ऐसा नहीं होता, लेकिन उस नॉर्मल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे आपने कंडक्टर का नॉर्मल पढ़ा और आपने एक निकाला, किसका निकाला, स्फेरिकल का, तो वैसे ही आप कैपेसिटर का एक पढ़े, कौन से कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब आपको निकालना है क्या, इसका कैपेसिटेंस। जैसे आपने इसका निकाला था कैपेसिटेंस, तो आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। वैसे ही आपको इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। कौन, खुला हुआ है गेट, ठीक है, इधर देखिए। तो ये हो गया आपका। चलिए अब मैं आपसे एक बात बताऊं कि अब इसके आगे आपको जो पढ़ना है वो है इसका कैपेसिटेंस निकालना। इसका कैसे निकलेगा, तो आइए इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम कैपेसिटेंस निकालें। क्या क्या पहले एज्यूम कर रहे हैं कि 2 प्लेट लिया है, ऐसे प्लेट आप बता दिए ना, एक शीट ये एक वो है,
और इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। क्यू ना मानते हुए क्या मान रहे हैं, सिग्मा। और इसका जो प्लेट का जो एरिया है वो क्या है, ए है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो डी है। डी बहुत कम होता है, आपको बता रहा हूं, बहुत 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 कम होता है, ऐसा नहीं कितना दूर होता है। और ये सारी चीजें बहुत छोटी होती है, दिखाने के लिए इतना बड़ा दिखाया जा रहा है। कैपेसिटर तो इतना बड़ा होता ही है, कैपेसिटर इतना बड़ा होता ही है। ये जो दिख रहा है ना इतना छोटा है, या नाखून ये जो दिख रहा है इतना बड़ा होता है, जो हम लोग के जनरल सर्किट टीवी वगैरह में और जहां जहां लगा होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो ये जो तो बनाने और पढ़ाने के लिए थोड़ा बड़ा बनाया जाता है। तो ये डी है, दोनों के बीच की दूरी, उस प्लेट का एरिया क्या है, ए है। और इस पे सरफेस चार्ज कितना है, सिग्मा है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू, याद है क्या होता है, क्यू बाई ए होता है। तो ये हमारा सारी जो है कहानी है। और हमें निकालना क्या है, सी है। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात, सी का जो जनरल डेफिनेशन है वो तो यही ना है भाई साहब, क्यू बाई भी, तो उसी से निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दिए कि इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। क्या चाहिए दोनों प्लेट के बीच में, अगर ऐसा आपको याद हो तो हमने आपको पढ़ाया था, देखिएगा ध्यान से। एक आपका प्लेन शीट लिया थे, फर्स्ट चैप्टर की बात है, फर्स्ट चैप्टर की बात है कि प्लेन शीट इनफाइनाइट जैसी हो तो उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा बाई 2 बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है क्योंकि उसमें आर नहीं है, जबकि एक लंबी सी लाइन लिए थे तो उसमें आर था, उसकी वजह से घट बढ़ रहा था। तो इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी आपकी, वो होगी सिग्मा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका जो है इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, सिग्मा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसके, एक प्लेट की वजह से। अब बाकी दूसरे, अच्छा ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे सिग्मा की वैल्यू, नेगेटिव होता है तो क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं, ई की वैल्यू लिखते हैं माइनस सिग्मा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव डायरेक्शन बदल देता है। अब देखो यहां जो सिचुएशन है, ये क्वेश्चन भी हो सकता था, आपने हो सकता है कराया भी हो आपके फर्स्ट चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था, तो कि आप अंदर की ओर देखिए, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालिए, बाहर यहां निकालिए, इधर निकालेंगे तो इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, पहले तो ये बताओ। टेस्ट चार्ज मानते इधर भागेगा, इस पे अगर टेस्ट चार्ज मांगे तो ये इधर भगाएगा और वो क्या करेगा, खींचेगा, क्या करेगा, खींचेगा। और दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है तो फोर्स भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो कैंसिल आउट होकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या आएगा, जीरो आएगा। अच्छा इसकी वजह से यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो पॉजिटिव अपनी तरफ रिपेल करेगा पॉजिटिव, और निगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्यू नॉट सोचेंगे तो दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देंगे, कैंसिल। तो बाहर में क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस प्लेट के लेफ्ट और राइट हैंड साइड, इस मतलब इस कैपेसिटर के है राइट एंड लेफ्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, जीरो है। तो अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सोचोगे, अंदर की ओर, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट और एक क्या होगा, इसकी वजह से भी क्या होगा, राइट, और इसकी वजह से भी क्या होगा, राइट। क्योंकि टेस्ट चार्ज सोचोगे तो निगेटिव भी खींचेगा, पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो आपको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा वो राइट साइड मिलेगा। और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएगी तो हाफ हाफ जुड़ के इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आएगी वो आएगी सिग्मा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी E इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये जो है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी जो यूनिफॉर्म होगी, क्या होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई V। तो याद रहे कि हमने ये मान लिया कि हमें Q बाई V करना है, V की वैल्यू चाहिए हमें। V के लिए हमने क्या किया, V का फार्मूला याद है, V इज इक्वल टू हम लोग लिखते थे इंटीग्रेशन E डॉट dr, याद है आपको, माइनस कुछ करके। तो यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करें इसलिए माइनस छोड़ो, लेकिन E डॉट dr कब करेंगे, जब E क्या होगा आपका, वेरिएशन होगा। E अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या लिख सकते हो, E इंटू आर, आर मतलब दूरी, और यहाँ जो हमारी दूरी है वो क्या है, D है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, यानी अंदर की ओर पोटेंशियल की बात करें, जो उसका आएगा अंदर वो आएगा, E की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और D। अच्छा सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q बाई A, तो क्या लिख सकते हैं, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। हो गया। अब फाइनल आपको क्या करना है कि आपको C निकालना है, तो Q बाई क्या करना पड़ेगा, V करना पड़ेगा। तो यहां से आप देखो कि अगर Q बाई V करोगे
तो जो C की वैल्यू आएगी कैपेसिटेंस की क्या आएगी, देखो ये आपका Q ऊपर और ये सारी चीजें नीचे पर दिखाई देते हैं हम लोग, ये हो गया Q D डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो Q से Q क्या हो गया, कट गया, तो C की वैल्यू आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्या ये क्यू पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। क्या ये डी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। हमने बार बार कहा कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ क्यू एंड डी, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द डायमेंशन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ETC। तो यहाँ भी आपको क्लियर हो रहा है फॉर्मूले से भी ये सारी चीजें। ये कैपेसिटेंस जो है इसका जो आया है वो आया है इसके एरिया एप्सिलॉन और डी इसकी दूरी है। इसको आप चेंज करके घटा बढ़ा सकते हो, यूनिट तो वही फैरेड होती है। तो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस आपने निकाला। ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये कैपेसिटेंस आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको मैंने जो नोट्स दिया है उसमें ये अच्छे से डिराइव हुआ होगा, वहां से भी आप देख सकते हैं, हमने डिराइव करके आपको फिर से दिखा दिया, ये भी है। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इसके आगे आपके एनसीईआरटी में और चाहे एसएलओरा में, दोनों में दो और कैपेसिटर है, एक है स्फेरिकल कैपेसिटर, एक है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, और दोनों कैपेसिटर आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने जो नोट्स आपको दी होगी, जो इसका पीडीएफ बना के आपको भेजा था, उसमें आपका सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कैपेसिटर होगा भी नहीं। एसएलओरा में होगा पेज नंबर 2.30, जैसा कि मैं देख रहा हूं। तो आपको ये नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में भी होगा लेकिन ये नहीं पढ़ना है, सिलेबस में आपके नहीं है, शुरू से नहीं है। इस साल तो और भी सिलेबस आपका कम हुआ है, लेकिन जो कम हुआ होगा वो आएगा तो हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल आपको छोड़ दिया हूं, जितना पढ़ा रहा हूं वो सब है। तो जो स्फेरिकल आपका कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल है वो तो नहीं है। तो अब आपको कैपेसिटर में जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। एक ही कैपेसिटर था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस पढ़ लिया। अब जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे, आज के लिए तो इतना। इसकी मैं आपको भूमिका बता दूं, बस आपको ये आप नोट कर लेना सब कुछ। उसकी भूमिका ये है कि जैसे आप रजिस्टर के बारे में जान गए कि रजिस्टर एक सर्किट का एलिमेंट आर होता है, आर बराबर वी बाई आई होता है, आर डज नॉट डिपेंड्स वी एंड आई होता है, आर किस पे डिपेंड करता है, रो एल बाई ए पे डिपेंड करता है। ठीक वैसे ही आपने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, ये कैपेसिटर का नोटेशन है, ये याद रख लो थोड़ा सा। रेजिस्टेंस का नोटेशन ये है, तो कैपेसिटर का नोटेशन ये है C। ये C इक्वल टू क्यू बाई भी होता है, बट ये डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है, अभी तो निकाला था, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी पे डिपेंड करता है। तो लास्ट अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो ये होगा कि रेजिस्टेंस को भी आपने किसमें जोड़ा था, एक से ज्यादा, सीरीज और पैरेलल, ठीक है, कुछ पैरेलल भी जोड़ा था, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था आपने, याद आ रहा है। ये तो 10th क्लास का है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीरीज में पैरेलल में। तो कैपेसिटर को भी सीरीज में और पैरेलल में जोड़ा जा सकता है। तो अगर इसको भी सीरीज में और पैरेलल में जोड़ा जाए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तब तक के लिए मैं आपको ये होमवर्क के तौर पे भी छोड़ दे रहा हूं कि आप इसे घर में करने की कोशिश कीजिएगा। अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा, आपके बुक में दिया है, एनसीईआरटी से मदद ले लीजिए, एसएलओरा से मदद ले लीजिए, लेकिन आप इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत इजी है। नहीं होगा तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, गुड बाय।